So hello Tectonic family, welcome to my YouTube channel. I hope you all will be fine. So let's get started. So जिस तरह के आप लोगों को आज का इस वीडियो के टाइटल देख के पता लग रहा होगा कि आज हमने किस बारे में डिस्कशन करनी है, लेकिन उससे पहले हम ये चीज़ें रिवाइज कर लें कि हमने लास्ट वीडियोस में हमने क्या चीज़ देखी और उसको यूज़ करते उसको देखते हम आगे क्या चीज़ कवर कर रहे हैं। तो जिस तरह हमने अपनी लास्ट वीडियो में EF कोर की एडवांस फीचर्स वगैरह के बारे में देखा था कि क्या क्या चीज़ें हैं जो एडवांस लेवल पे आप यूज़ करके अपनी चीज़ों को अचीव कर सकते हैं। अगर किसी ने मेरी वो वीडियो नहीं देखी तो जाके वो देखें। अगर तो वो EF कोर को यूज़ करते चीज़ों को अचीव करना चाहता है अपने प्रोजेक्ट्स में, तो आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं, जो कि है इंट्रो टू डेपर। डेपर भी एक ORM है जो EF कोर की तरह। इसके अंदर हम काफ़ी चीज़ देखेंगे जो कि आपको जब आप उस चीज़ को मतलब हमारी डिस्कशन को सुन के आपको कुछ चीज़ों का ऐसे का पता लगेगा कि जो EF कोर है और जो डेपर है उनमें काफ़ी सारी चीज़ों की रिजेम्बलेंस है। लेकिन आपको ये चीज़ का अंदाज़ा हो जाएगा कि आप अगर कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं ASP.NET कोर में, तो आपके लिए सूटेबल चीज़ कौन सी है, EF कोर है या डेपर है। तो शुरू करते हैं आज इसकी वीडियो को। पहला पॉइंट एज इट इज़ हमारे पास इंट्रोडक्शन का है। तो इंट्रोडक्शन टू डेपर, पहली चीज़ तो हमें ये पता होनी चाहिए कि डेपर है क्या। तो डेपर एक ओपन सोर्स ORM है, ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग है, लाइब्रेरी है। ये डॉट नेट को, हाँ डॉट नेट की ना, ये डॉट नेट की एक लाइब्रेरी है जो डिज़ाइन की गई है कि आप किसी भी रिलेशनल डाटाबेस जैसे कि SQL है, MySQL है, उससे डाटा एक्सेस करने के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। मतलब क्या कि ये ओपन सोर्स ORM है और ये डॉट नेट की एक अपनी लाइब्रेरी है जिसको यूज़ करते हैं हम डेटाबेस को एक्सेस कर सकते हैं, रिलेशनल डेटाबेसेस को। SQL है, MySQL है, और भी काफ़ी सारी हैं जो कि, और अगर इसका हम देखें कि ये EF से कैसे चेंज है, वो इस लिहाज से कि जो डेपर है ना उसका जो मेन फोकस होता है ना, जो मिनिमल एब्स्ट्रैक्शंस होती हैं जो हम EF कोर के अंदर रोज SQL की क्यूरीज लिखते थे, उन चीज़ों के लिहाज से जो डेपर है वो डायरेक्ट हम उसमें मेथड कॉल करवाते हैं और वो हमें C# के अंदर एज ए ऑब्जेक्ट अगर हमने गेट करना है तो वो SQL से हमें डायरेक्ट उस चीज़ का एक्सेस और रिटर्न में डाटा जो भी हम लेना चाह रहे हैं वो हमें दे देता है। अब EF कोर में क्या होता था कि हम पहले एक क्यूरी लिखते थे, तो जो EF कोर है उसके अंदर पहले क्यूरी एग्जीक्यूट होती है उसकी जो हमने लिखी होती है, और वो एग्जीक्यूशन के बाद SQL में कन्वर्ट होती है। मतलब उसमें दो चीज़ें आ गई। लेकिन डेपर में ये फ़र्क है कि आपने डायरेक्ट एक क्यूरी लिखी, फॉर एग्जांपल SQL की सेम एज इट इज़ क्यूरी जो आप SQL में लिखते हैं। आपने कोई एक वेरिएबल डिफाइन किया, उसमें क्यूरी लिखी, तो जब उस क्यूरी या उस मेथड के ऊपर हिट आएगी तो वो क्यूरी डायरेक्टली एग्जीक्यूट होगी, और एग्जीक्यूट होके जो भी हमने रिटर्न में भेजना है हम डाटा रिटर्न में डायरेक्ट भेज सकते हैं। ये फ़र्क है। मतलब टाइम और परफॉर्मेंस की बात करें तो मेरे मुताबिक EF से ज़्यादा एग्जीक्यूटेबल टाइम परफॉर्मेंस के लिहाज से फास्ट है। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाता है कि वाई चूज़ डेपर, कि हम डेपर क्यों चूज़ करें। अभी जैसे मैंने आपको परफॉर्मेंस के लिहाज से आपके सामने एक पॉइंट रखा है, तो सबसे पहली चीज़ तो हमारे पास किसी भी चीज़ को यूटिलाइज करने के लिए हम चेक करते हैं ना कि ये ज़्यादा हमारी परफॉर्मेंस पे एप्लीकेशन की इम्पैक्ट डालेगा कि नहीं, कि मतलब उधर कोई हम डाटा लोड कर रहे हैं तो ज़्यादा जल्दी यूटिलाइज होगा कि नहीं, तो टाइम कंज्यूम कम करे। तो जो डेपर है वो फास्ट इसलिए माना जाता है क्योंकि ये जो इसकी एब्स्ट्रैक्शंस होती हैं ना, कंपेयर किया जाए EF के लिहाज से, तो वो काफ़ी लो है।
इस वजह से इसकी परफॉर्मेंस काफ़ी फास्ट होती है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि इसने डायरेक्ट क्यूरी रन करनी होती है, ना कि उस क्यूरी को पहले जैसे ईएफ में होता है कि उसको पहले कन्वर्ट मतलब एग्जीक्यूट करे, फिर उस बनाई हुई क्यूरी को कन्वर्ट करे सीक्वल की क्यूरी में। ऐसा नहीं होता इसमें, ये डायरेक्ट चलती है। फिर बात दूसरा पॉइंट आया था हमारे पास की फ्लेक्सिबिलिटी, क्योंकि ये फ्लेक्सिबल इसलिए है क्योंकि ये हमें अलाउ करता है कि हम डायरेक्टली इसमें सीक्वल की क्यूरीज लिखें, और ये हमें डेटाबेस के साथ इंटरेक्शन में ज़्यादा कंट्रोल देता है एज़ कम्पेयर टू ईएफ। फिर उसके बाद आ जाती है इसकी सिंप्लिसिटी की। तो ये बहुत ज़्यादा इजी टू यूज़ है, इसको इंटीग्रेट करना बहुत ज़्यादा आसान है अपने एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट में। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाता है हमारे पास अगला पॉइंट, एग्जीक्यूटिंग क्यूरीज विद डेपर। अब ये क्या है, ये एग्जीक्यूशन हमारे पास किसी भी चीज़ की क्या होती है कि हमने अगर क्यूरी लिखी है ना डायरेक्ट, जैसे मैंने भी आपको एग्जांपल दिया है कि आपने फॉर एग्जांपल सेलेक्ट की क्यूरी लिखनी है आपको एक टेबल है यूजर्स का, आपको यूजर्स का डाटा चाहिए, तो आप उसमें एक वेरिएबल डिफाइन करेंगे, जैसे वार एसक्यूएल, एक एसक्यूएल हमने वेरिएबल डिफाइन कर दिया, इज इक्वल डबल कोट्स में हमने वो अपनी क्यूरी लिख दी, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट टेबल, वो लिख दिया, और उसको हमने रिटर्न में अपने रिजल्ट का एक वेरिएबल बनाएंगे जिसके अंदर हम आपकी वो एक इसमें कीवर्ड यूज होता है एग्जीक्यूट का, कि वो डायरेक्ट एग्जीक्यूट कर दे। मतलब कि एग्जीक्यूशन से मुराद है कि वो सारी जो सिलेक्ट की क्यूरी हमने बनाई है वो डायरेक्ट चला देगा, और सारी की सारी वो जितनी भी टेबल्स में हमारे डाटा होगा ना वो हमें रिटर्न में हमारे वेरिएबल ऑब्जेक्ट में रिटर्न कर देगा। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाता है हैंडलिंग CRUD ऑपरेशंस विद डेपर। अब CRUD से तो आपको इसी का अंदाजा होगा कि CRUD क्या होता है, जिसमें इंसर्शन, अपडेशन, डिलीशन और रीडिंग के लिए ऐसे हम चीज़ें देखते हैं, डिटेल व्यू जिसको कहते हैं। तो अगर तो हमने इंसर्ट करवाना है तो डायरेक्ट जैसे हम सीक्वल में इंसर्ट इनटू टेबल नेम होता है और हमने वैल्यूज़ डिफाइन की होती हैं, इसमें डायरेक्ट आप वो क्यूरी लिखें और एग्जीक्यूट करें, चल जाएगी। सेम इसी तरह अपडेट के लिए भी, अपडेट जैसे हम यूज़र टेबल की बात कर रहे हैं, अपडेट यूज़र मतलब टेबल नेम आ गया और हम सेट कर देंगे उसकी वैल्यू को। हाँ, इसमें एक चीज़ ये होती है कि आपको जो भी आपने पैरामीटर, अब जैसे अपडेशन की बात आई है, आपने पैरामीटर पास किए होंगे ना अपने मेथड के अंदर, तो जब आपने क्लिक करना है ना और जब इसको हिट आनी है इस मेथड को, तो वो उसके पास बाय डिफ़ॉल्ट कोई ना कोई आईडी होगी ना, तो वो आईडी उसके पैरामीटर्स दोनों मैच करेंगे तो फिर ही वो उसको अपडेट करेगा। लेकिन सिंपल इज़ दैट कि जैसे हमने सीक्वल में इसकी अपडेट की क्यूरी लिखी होती है, हम सीधी सीधी इसमें भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सेम इसी तरह डिलीट का भी। और अगर हमने कोई डिटेल व्यू मतलब डिटेल्स गेट करनी है तो उसमें भी सिंपली हम, अगर हम पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहे हैं तो वो भी कर लेगा। अगर हम ये चाह रहे हैं कि ऑब्जेक्ट रिटर्न ना करे, किसी एक यूनिक यूज़र का डाटा हम डिटेल लेना चाह रहे हैं तो आईडी की बेस पे हम निकलवा सकते हैं। सही है। फिर उसके बाद अगला पॉइंट हमारे पास आ जाता है मैपिंग कॉम्प्लेक्स रिलेशंस। अब मैपिंग कॉम्प्लेक्स रिलेशंस क्या होते हैं? अब इसके जिस तरह हमने ईएफ में देखा था कि वो किस तरह हमारे, अगर हमने कोई बहुत कॉम्प्लेक्स सी क्यूरी है जिसमें हम ऑर्डर बाय ग्रुप बाय देख रहे थे, इसी तरह इसमें भी सेम एज इट इज वो क्यूरी होती है कि हमने फॉर एग्जांपल हमने 2 से 3 कीवर्ड ऐसे हैं जो जिनको यूज़ करते हैं हमने क्यूरी बनानी है, तो हम उसमें ना एक क्यूरी सेट कर लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं सिलेक्ट की क्यूरी की बात करता हूँ, हम ऐसे कर लेंगे कि जैसे हम सीक्वल में लिखते हैं ना, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टेबल नेम। अब यहाँ पे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं ऑर्डर्स की। एक ऑर्डर टेबल है जिसमें से हम अगर इनर जॉइन लगा लें कस्टमर्स टेबल के साथ, तो उस इन दोनों के लिहाज से हमने कस्टमर की आईडी और ऑर्डर आईडी को मैच करना है। मैच करने से मुराद है कि उन दोनों की जो ऑर्डर आईडी होगी, ऑर्डर आईडी और कस्टमर टेबल में वो एज अ फॉरन की यूज़ हो रही होगी कि हाँ ये किस कस्टमर का ऑर्डर है, तो उन दोनों को इकट्ठे इनर जॉइन लगा के हम आराम से गेट कर सकते हैं। तो ये थोड़ी इसमें मतलब हम किस लिहाज से मैप करते हैं रिलेशंस को, तो हम इसमें जॉइंस भी लगा के यूज़ कर सकते हैं, कोई इसमें वो नहीं है।
और इसके अंदर सबसे मजे की चीज़ ये भी है कि अगर आपने कोई स्टोर प्रोसीजर लिखा हुआ है तो आप उसको डायरेक्टली एग्जीक्यूट करके ना, मतलब किसी भी मेथड में आपने कोई स्टोर प्रोसीजर एग्जीक्यूट कराना है और आप चाह रहे हैं कि सीक्वल साइड पे ही हम सारा काम करवा लें, तो डेपर को यूज़ करते हैं आप सीधा उसकी एग्जीक्यूशन, मतलब आप उसको एसपी को कॉल भेज दें और एसपी एग्जीक्यूट करके आपको वो डायरेक्टली उसका रिटर्न में डाटा रिस्पॉन्स दे देगा कि हाँ यार ये चीज़ इंसर्ट हो रही है या अपडेट हो रही है। ठीक है, फिर इसके बाद आ जाता है अगला पॉइंट मेरे पास, एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग डेपर। अब डेपर को यूज़ करते हैं हमारे पास क्या ऐसे फ़ायदे हैं, उन चीज़ों को देखते हैं। जो डेपर है ना पहला पॉइंट तो हमारे पास ये बनता है कि ये फास्ट भी है और लाइट वेट भी है। फास्ट कैसे है, ये ट्रांजिशंस जो करती है ना हमारी टेबल के अंदर या सीक्वल साइड पे, एज कम्पेयर टू एंटिटी फ्रेमवर्क ये ज़्यादा जल्दी करता है। वो क्यों करता है, क्योंकि ये इसके बहुत ज़्यादा सीक्वल की क्यूरीज के साथ इसको कन्वर्ट नहीं करना पड़ता ईएफ की तरह कि पहले अपनी जो हमने क्यूरी ईएफ में लिखी है लिंक क्यूरी में उसको एग्जीक्यूट करे, फिर वो जो एग्जीक्यूट हुई है उसको सीक्वल में कन्वर्ट करे और डाटा रिटर्न भेजे। इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें हम डायरेक्ट क्यूरीज रन कर सकते हैं। फिर दूसरा पॉइंट आ जाता है कि ये सिंपल टू लर्न है, कोई इसमें इतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, बस कन्फिगर करो अपने प्रोजेक्ट में, लाइब्रेरीज की इंस्टॉल करो न्यूगेट पैकेज के थ्रू डॉट नेट के अंदर, और बस आप यूज़ कर सकते हैं। फिर कंट्रोल की बात करें तो कंट्रोल हमारा इसमें बहुत ज़्यादा सीक्वल साइड से होता है। वो क्यों होता है कि हम इसमें डायरेक्ट सीक्वल की क्यूरीज भी रन कर सकते हैं। फिर बात आ जाती है इसके डिसएडवांटेजेस की, यहाँ पे एडवांटेजेस हैं डिसएडवांटेज भी होंगे। तो ये डिसएडवांटेजेस के इस लिहाज से भी माने जा सकते हैं कि इसमें मैनुअल सीक्वल हम मतलब पहला पॉइंट होगा हमारे पास मैनुअल सीक्वल का। मैनुअल सीक्वल किस लिहाज से, क्योंकि हम इसमें खुद सीक्वल की वो क्यूरीज लिखते हैं जो कि हमारे जो बॉयलर प्लेट कोड होता है उसको अगर कंपेयर किया जाए ईएफ के निस्बत तो वो ज़्यादा इफेक्टिव ईएफ कोड के अंदर होगा, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा क्लीन कोड होता है। और फिर अगर लिमिटेड वो एब्स्ट्रैक्शंस की बात करें, दूसरा पॉइंट मेरे पास ये बनता है, तो ये हमें ऑटोमेटिक डेटाबेस की स्कीमा को बनाने या माइग्रेशन जैसी कोई चीज़ करने से, जैसे कि हमने ईएफ कोड में हमने की थी चीज़ कवर की थी कि माइग्रेशन हम उसमें कर सकते हैं, तो इसमें हम माइग्रेशन नहीं यूज़ कर सकते। अगर हमने माइग्रेशन करवानी है अपने प्रोजेक्ट में तो हमें ईएफ कोड भी उसकी भी लाइब्रेरी में इंस्टॉल करनी पड़ेगी। ठीक है, फिर बात आ जाती है इसके जो परफॉर्मेंस के हम अगर कि इसकी परफॉर्मेंस किस लिहाज से है, अगर एज़ कम्पेयर टू लिंक के देखें तो वो मैंने काफ़ी सारे बीच में पॉइंट ऐसे आपके सामने रखे हैं कि जो लिंक क्यूरी होती है वो पहले खुद एग्जीक्यूट होती है, फिर उसकी एग्जीक्यूशन जो ये होती है वो फिर सीक्वल में भेजता है, मतलब डबल पार्ट आ गया। लेकिन डेपर में ऐसा नहीं होता, डेपर में इस लिहाज से काम किया जाता है कि डेपर डायरेक्ट सीक्वल की क्यूरीज को रन कर सकता है। आपने ये चीज़ देखनी है। मेरे मुताबिक मैं अगर लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा के साथ काम कर रहा हूँ ना कि लाखों में डाटा है कि मुझे चाहिए, तो जब अगर हम उसमें लिंक क्यूरी का यूज़ करते हैं ना ईएफ को यूज़ करते हैं तो वो फिर थोड़ा टाइम कंज्यूम करता है, परफॉर्मेंस में फ़र्क आता है। लेकिन अगर डेपर है ना तो डेपर ने डायरेक्ट ही क्यूरी को एग्जीक्यूट करना है, उसने उस लिहाज से टाइम कंज्यूम नहीं करना। तो इस वजह से हमारे पास डेपर ज़्यादा बेनिफिशियल है मेरे मुताबिक। हर किसी की अपनी अपनी सोच होती है और हर किसी का अपना तरीका होता है काम का। तो वैसे मेरे मुताबिक तो डेपर ज़्यादा बेनिफिशियल है एज़ कम्पेयर टू लिंक, मतलब ईएफ कोड के। तो आज की इस बेसिक्स ऑफ डेपर जिसमें मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया डेपर होता क्या है इसके बारे में हमने डिस्कस किया है। इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो इसकी एडवांस फीचर्स के ऊपर बनाऊंगा जैसा मैंने ईएफ के लिए भी किया था। तो आज की वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करते हैं, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। So don't forget to like, subscribe and share. Thank you.